की जमानत पर अदालत ने तय की शर्तें। मीडिया से केस को लेकर नहीं करेंगे बात। ईडी की जांच पर भी नहीं कर सकते टिप्पणी। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी होगी सुनवाई। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आप नेता आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा, दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। केरल के वायनाड में सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने भरा नामांकन। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भरेंगे पर्चा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का डोर टू डोर कैंपेन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए मुठभेड़ में आज सुबह 3 और नक्सलियों के शव बरामद। अब तक 13 नक्सलियों की मौत। सर्च अभियान जारी। कारोबार जगत में भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही। जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी। भारत ताइपे एसोसिएशन ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। जांच में सहयोग करना होगा। केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं। इस बीच संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा है कि संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था। आज वे डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद तिहाड़ जाएंगे। ILBS में हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था, जो कि उनके रूटीन चेकअप का है। और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तो अभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है। फिलहाल केजरीवाल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और आज की सुनवाई से पहले कल हाईकोर्ट में ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है। कहा है कि शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आप पार्टी को ही मिला है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों ने आप गोवा के चुनाव अभियान में 45 करोड़ रुपए की नकदी भेजी है। ईडी ने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों वगैरह को गोवा में नकद भुगतान दिए जाने के सबूत हैं। इस नकदी आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की है, जिन्हें आपसे सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। यह कहना बेतुका है कि याचिकाकर्ता, जो दिल्ली के सीएम हैं, खुद हवाला लेन देन को संभालेंगे। इसलिए इस साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने वाला एक अहम सबूत है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल हैं। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में वो शामिल रहे हैं। ईडी ने साथ ही कहा है कि केजरीवाल पार्टी के संयोजक है, पार्टी के कर्ता धर्ता है। रिश्वत के रकम का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया गया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने दिल्ली की आप सरकार में मंत्री आतिशी को एक कानूनी नोटिस भेजा है।
कहा गया है कि या तो वो अपने कल के आरोपों के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें साबित कर दें, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। कल आतिशी ने कहा था कि उनके करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन पर दल बदल का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही उनकी खुद की सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का डर भी जताया था। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का आह्वान भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था। तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान में। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की शुरुआत करते हैं केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ, जहां वो इस समय काफी सुर्खियां बटोर रही है। यहां से आज कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका रोड शो हो रहा है। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है और केरल की वायनाड सीट से आज राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राहुल का मुकाबला इस बार सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। एनी राजा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इससे पहले एनी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो भी किया। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा, जबकि 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। और अब बात कर लेते हैं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट की, जहां ये सीट हॉट सीट बनी हुई है इन दिनों, जहां एनडीए की ओर से जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन भी कर दिया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपौली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंप दिया है और वह आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार पप्पू यादव 4 तारीख को पूर्णिया से नामांकन भरेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था और उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज रोड शो किया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता नजर आए। तो आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव अभियान की शुरुआत की और एक रोड शो किया, जहां तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे और भारी भीड़ के कारण देखा गया उनको नितिन गडकरी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी कुरुपैया ने श्री सैंडल मरियम मन मंदिर में पूजा की और अपना चुनाव अभियान शुरू किया। पूर्व मंत्री विजय भास्कर भी करुपैया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कोरबा संसदीय सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी वॉर शुरू हो चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता वर्तमान कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत के खिलाफ एक कार्टून बने हुए पोस्टर को लेकर चौराहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरबा से मौजूदा सांसद को लापता बताया है। वो तो एक पपेट सांसद हैं और नियुक्ति पत्र उनके पति देते हैं, पति घूमते हैं। और अब ये बात बहुत साफ है कि योग्यता के आधार पर सांसद का चयन नहीं हुआ है। कांग्रेस की सांसद पिछले 5 सालों में लोगों के न सुख में शामिल हुई, न दुख में शामिल हुई और सुख दुख में नहीं शामिल हुई। कोई क्षेत्र के लिए उन्होंने काम नहीं किया, कोई योजना नहीं लाई। सांसद ने यहाँ 5 साल कुछ भी नहीं किया। मतलब देखने को कभी कभी मिल जाती थी सांसद जी कि हाँ आज प्रवास में है, अपने ही क्षेत्र में प्रवास करने का समझ नहीं आता कि क्या प्रवास करेंगे, तो रहती कहाँ थी फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की गोंडा विधानसभा से कांग्रेस का गारंटी कार्ड बांटकर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बारे में दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के लिए कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड जारी करेगी, जिसे घर घर पहुंचाने की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करने जा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया है और अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है। इससे सियासी घमासान अब तेज हो गया है। सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। दरअसल बदायूं सीट पर सपा प्रत्याशी दूसरी बार बदला जाएगा। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था, दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा प्रत्याशी बनाया था। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि चाचा शिवपाल के लिए काम करने में थोड़ी हिचक रहती, लेकिन आदित्य के लिए हम और ज्यादा काम करेंगे और हम बदायूं से जीतेंगे। सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का चुनावी मोर्चा संभालेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में जनसभा करेंगे। इसके बाद वह मुरादाबाद में लोकसभा की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं राजनाथ सिंह गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। अतुल गर्ग को जनरल वीके सिंह की जगह गाजियाबाद से टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पिछली हार से सबक लेते हुए कुछ रणनीति पर काम कर रही है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज कई प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा और अरुण यादव एक साथ आज बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो का दौरा करेंगे। बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। बैतूल से कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछला चुनाव हार चुके रामू टेकाम पर फिर से भरोसा जताया गया है। वहीं होशंगाबाद से संजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बात टीकमगढ़ की करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार हैं, जबकि इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। यहां से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 9 केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को ही समाप्त हो गया। वहीं शेष 5 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। 7 केंद्रीय मंत्रियों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव का कार्यकाल आज समाप्त होगा। अश्वनी वैष्णव को छोड़कर ये सभी केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अश्वनी वैष्णव और एल मुरुगन को एक और राज्यसभा कार्यकाल दिया गया है। उच्च सदन से सेवानिवृत्त होने वाले समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं। इनमें से जया बच्चन और मनोज कुमार झा को उनकी पार्टी ने फिर से नामित किया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड का नाम है राजीव नयन मिश्रा, जिसको बताया जा रहा है कि नोएडा से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहले भी पेपर लीक में संलिप्तता रही है और वहीं इसी तरह के मामलों में पहले भी वे जेल जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कोरचोली के जंगल में हुए मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बीजापुर के कोरचोली के जंगल में कल नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मिली है। कल मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों के शव मिले थे। फिर देर शाम 10 बॉडी और मिली हैं और आज सुबह जब सर्च अभियान के लिए टीम निकली तो नक्सलियों के 3 शव और मिले हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और सीएएफ के जवानों की संयुक्त टीम शामिल थी। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास, एलएमजी और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाके में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना हो पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाके में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई अभी लगातार जारी है। और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने की हमारा पूरा कोशिश रहेगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कपड़े की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं। जिससे बिल्डिंग में आग लगी वह 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लग गई। फिलहाल सभी शवों को छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है और प्रशासन द्वारा जाँच जारी है। और अब कारोबार से जुड़ी एक अच्छी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू होगी। वित्त वर्ष 2024-2025 की यह पहली बैठक होगी। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती की होने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम बैठक में एमपीसी ने रेपो रेट में लगातार 6ठी बार कोई बदलाव नहीं किया है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वायनाड, जहां राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। A huge tragedy who had lost their father, brother, sister, mother, had lost their homes. I remember there was one big area where the entire village had got demolished and there were still bodies under the mud. And I remember thinking to myself, not a single person who has come to me has lost their sense of self-respect or dignity. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിദാരുണമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വീടിന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അവരെല്ലാവരും. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ചടഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ആകമാനം മണ്ണിലടിയിലായ സാഹചര്യം വളരെയേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
പക്ഷേ ഈ ദുരന്തപൂർണമായ സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ കണ്ട ഒറ്റ വയനാടുകാരനും അവിടെ ആത്മാഭിമാനവും അവിടെ അന്തസ്സും കളഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വർത്തമാനം പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. When a tragedy happens, it is natural for people to be angry. But what was surprising to me, a huge tragedy had taken place here. Hundreds of people had died. Houses has been demolished. But I did not find one person in Wayanad who was angry and blaming anybody else. ഇത്തരം വലിയൊരു ദുരന്ത മുഖത്ത് ചെന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരുപാട് ക്ഷോഭവും വിദ്വേഷവും പകയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം അവർക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയത് വയനാട്ടിൽ ഇത്തരം എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെയും നേരിട്ട സാധാരണക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരാരും മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അധിക്ഷേപിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. They might have been upset. They might have been crying in front of me. But they never ever let that fear, that sorrow to become anger or hatred towards anybody. അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആ പ്രയാസങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും അവർ വീടുകളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവരത് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड में रोड शो कर रहे थे और संबोधित कर रहे थे लोगों को. इस समय आप देख रहे थे कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी और थोड़ी देर में अब वे इस लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरेंगे. यहाँ पर उनका जो कड़ा मुकाबला है वो सीपीआई नेता एनी राजा के साथ है और बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है के सुरेंद्रन को. आइए अब बढ़ते हैं आगे. भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग्स एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने भारत की ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है. अब वर्ल्ड बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को बदलते हुए इसे 6.6% बताया है. यह अनुमान पिछले अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है. वर्ल्ड बैंक ने निवेश में वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया है. वर्ल्ड बैंक ने अपनी बाई एनुअल दक्षिण एशिया ग्रोथ अपडेट रिपोर्ट में यह अनुमान जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.5% रहा, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुमान 7.6% से थोड़ा कम है. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एडिशन की तुलना में दक्षिण एशिया की ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी बेहतर हुई हैं. 2024 में दक्षिण एशिया की ग्रोथ दर 0.4% और साल 2025 में 0.3% का अनुमान है. हालांकि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान और श्रीलंका में साल भर मंदी का अनुमान है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से आगे बढ़ रही है. वर्ल्ड बैंक ने सेवाओं और उद्योग में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद जताई है. साथ ही महंगाई दर का दबाव कम होने का भी अनुमान जताया है, जिससे वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए और गुंजाइश मिलने की उम्मीद है. और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग में आज विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से होगा. दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 20 रन से हराया. दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिलहाल 7वें स्थान पर है, जबकि केकेआर की टीम दूसरे स्थान पर है. आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अब तक 32 बार मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें केकेआर ने 16 बार तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 15 मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की है. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका. आईपीएल ने इस सीजन में एक गेंदबाज जो तेजी से अपना नाम को पहचान दे रहा है, वह नाम है मयंक यादव. मयंक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं. उन्होंने अपने प्रदर्शन से आईपीएल के इस सीजन में सभी टीमों का ध्यान खुद की ओर खींचा है. इंडियन प्रीमियर लीग ने देश को कई क्रिकेटर्स दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को नई पहचान दी है और इस पहचान ने देश को भी क्रिकेट के खेल में एक नया आयाम दिया है. ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब इस कड़ी में एक और नाम तैयार हो रहा है. नाम है मयंक यादव. भारत और लखनऊ सुपर जायंट्स के नए तेज गेंदबाजी सनसनी मयंक यादव लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. लखनऊ की पंजाब किंग्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई
और लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने। मयंक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 4 ओवर में महज 14 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसके चलते उनकी टीम बेंगलुरु को 28 रन से हराने में कामयाब रही। वहीं इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके थे। मयंक ने आरसीबी के खिलाफ मैच में इस सीजन की सबसे तेज गेंद भी फेंकी। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल पंजाब के खिलाफ मयंक ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। वहीं बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। ये सीजन की अब तक की सबसे तेज गेंद है। मयंक उमरान मलिक के बाद 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। वहीं ओवरऑल इस लीग में वो ऐसा करने वाले 5वें गेंदबाज हैं। तो निश्चित रूप से मयंक यादव रफ्तार के नए बादशाह के तौर पर सामने है, जिनके आगे पूरा भविष्य है। जरूरत है तो सिर्फ अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर बनाए रखने की और जमीनी हकीकत को पहचानते हुए अपनी हर कमी पर कंट्रोल करने की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।